तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने CUET GAT 2025 में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया था। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि क्या सिर्फ टॉप करने के लिए या फिर आप बोलोगे अच्छा स्कोर करने के लिए क्या सिर्फ इंटेलिजेंस काम करती है या फिर एक सॉलिड प्लान होता है उसके पीछे। तो आज हमारे साथ में है यहाँ पर श्रेयस, जिससे हम लोग जानने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। तो श्रेयस, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। Okay, sir. So my name is Shreyas. I scored 99.5 percentile in GAT last year, and now I currently studying in GNU with BA in Persian language. वाओ। सो गाइज, तो अभी जो श्रेयस है ही इज करेंटली परसुइंग BA इन पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम JNU। भाई JNU की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप बोलोगे निर्मला सीतारमन जी ने भी कर रखा है, वो एलुमनाई है, उसके एलुमनाई S जयशंकर जी भी हैं। ठीक है, तो अच्छा श्रेयस, अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पर 99.5 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपने यहाँ पे डेली कंसिस्टेंसी के साथ में कितने आवर पढ़ाई करी थी ऑनेस्टली? सर ऐसा कोई फिक्स्ड आवर तो मैं पढ़ता नहीं था, मैं डेली अपने टारगेट बना के चलता था। पर मेरे अकॉर्डिंग स्टडी आवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी जर्नी में। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी जर्नी में, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना लेट स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप जितना लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी जर्नी में। राइट, तो मतलब कि भाई आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। बट अगर श्रेयस मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर कोई एवरेज बच्चा है जो JNU या फिर बड़े बड़े कॉलेज में जाना चाहता है, वो अभी शुरुआत कर रहा है, उसके पास बचे हैं 45 दिन, तो उससे क्या करना चाहिए अभी? सर शुरू में तो GAT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स जनरली फैमिलियर नहीं होती सब्जेक्ट से, उन्हें राइट स्ट्रेटेजी का पता नहीं होता। पर अगर वो हर चीज के राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करे तो GAT काफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर अगर करंट अफेयर्स को डेली वो 1 घंटा भी देते हैं तो एक मोर देन इनफ है। तो लास्ट मोमेंट पे उनके पास बर्डन ही रहता करंट अफेयर्स का। राइट राइट राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ आई पुट यू इन अ पोजीशन कि भाई अगर एक तुमको अभी मैं वापस से एक पोजीशन में डाल दूं कि फॉर एग्जांपल तुम अब GAT देने वाले हो, ठीक, और तुम्हारे पास बचे हैं 45 दिन, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम्हारे पास ये 45 दिन में तुम कैसे यूटिलाइज करोगे उसे? सर 45 दिन अगर मेरे बचे हैं तो सबसे पहले अपने वीक एरियाज देखूंगा कि कहाँ मैं वीक हूँ। वेरी और गुड सबसे पॉइंट, पहले बहुत बढ़िया पॉइंट। और जो भी मेरे बेसिक कंसेप्ट है ना उन पे फोकस करूंगा। और सर जो भी रटने वाली चीज है, जैसे सर क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, टेबल्स और जो भी सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन वो पहले करने हैं, क्योंकि सर ये सब चीजें आगे जाके ट्रिक्स में काम आती है। क्योंकि सर GAT एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करना है। आप बिना ट्रिक्स के पूरा पेपर कर ही नहीं सकते। और ट्रिक्स आपको तभी याद होंगी अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मॉक्स दो। आपको रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे भी उतना ही फोकस करना है और बाकी चीज़ों पे भी उतना ही फोकस करना है। राइट, बात बिल्कुल सही है कि भाई आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा चीज़ें। जैसे इन्होंने बोला कि सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे हमारे लर्नेबल वाले पार्ट से, जैसे कि आपका ट्रिक्स हो गए, आपके क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, है ना, फ्रैक्शंस को 2% कन्वर्जन हो गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ अगर आप याद कर लो तो हमको बाकी वाले चैप्टर्स में बहुत आसानी मिल रही होती है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो अगर मैं ये बात पूछूँ यहाँ पे कि कौन सी ऐसी बड़ी गलती है जो तुमने अवॉइड करी थी और बाकी बच्चे वो गलती करते हैं इस समय आखिरी के 45 दिनों में? तो स्टूडेंट्स हमेशा एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। तो उनकी वजह से लास्ट में उनकी चीजें काफी स्कैटर्ड हो जाती है, तो वो उनकी रिवीजन भी ढंग से हो नहीं पाती। तो स्पेशली करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि करंट अफेयर को कैसे सिस्टमेटिकली वे में कंपाइल करके पढ़ना। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, यस। इसलिए सर करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी रैंक डिसाइडर भी माना जाता है। हाँ, रैंक डिसाइडिंग तो होता है भाई, क्योंकि भाई बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है बच्चे सब कर लेते हैं, बट जो करंट अफेयर वाला है वहाँ पे बच्चा बहुत अटकता है। इवन अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्कोर गया था GAT का 2025 में, वो 203.36 किया था। और बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे 250 भी जा रहे हैं, 240 भी जा रहा है, 230 भी जा रहा है, बट GAT का 203.36 क्यों गया ऑल इंडिया? बिकॉज भाई लोग करंट अफेयर फंसते हैं वहाँ पे, GK में फंसते जा करके वो, और GK से ज़्यादा करंट अफेयर फंसते हैं वो। तो अगर बात करते हैं करंट अफेयर की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू इन द लास्ट 45 डेज? सर करंट अफेयर्स की मेन स्ट्रेटेजी तो यही है कि आपको रेगुलर रिवाइज करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि शॉर्ट एंड कंपाइल रखने हैं, आपको हर चीज लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागोगे नहीं, और लास्ट में आप रेगुलर रिवीजन रहेगी तो आपको बस लास्ट में स्कीम करने की जरूरत है नोट्स को। इससे काफी हेल्प भी रहती है करंट अफेयर्स की। और सर एडिशनली आपकी वीडियो से काफी फायदा मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स चीजें कंपाइल करके पढ़ नहीं पाते हैं, और वो आप काफी इजी और स्ट्रक्चर्ड वे में
अपनी वीडियोस में प्रेजेंट करते हो, तो इससे काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है करंट अफेयर्स को टारगेट करने के लिए। स्पेशली कंपाइलेशंस जो होते हैं टॉपिक वाइज, उसका मैंने देख के रखा है, मतलब बहुत सारे बच्चे उसको बोलते हैं कि सर कंपाइलेशंस बहुत काम आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि करंट अफेयर्स अभी अगर कोई बच्चा शुरू कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता, साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा करंट अफेयर के बारे में, अब वो अगर शुरू कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, मतलब कि हाउ शुड वो, उसे क्या करना चाहिए, और अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल को यूटिलाइज करता है तो कैसे कर सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में? सर उसे वीकली करंट अफेयर को फोकस करना चाहिए और शॉर्ट एंड कंपाइल नोट्स बनाने हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी है। और स्ट्रेटेजी के भी सर करंट अफेयर्स की रिलेटेड ही आती है, आपको जीके ऐसे रैंडमली पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक की जो स्ट्रेटेजी के बनती है आपको उस पर फोकस करना है और रैंडमली को भी जीके उठा लिया। एक्सेलेंट पॉइंट, क्योंकि भाई हमारा जो अब जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। कोई कंट्री है अगर करंट अफेयर में, तो उसी से उठा करके कैपिटल पूछ लिया, उसे उठा करके करेंसी पूछ लिया, है ना। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आपका कोई गल्फ, कोई स्ट्रेट जो है न्यूज़ में है ना, तो वो चीज़ें पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं श्रेष एक बात पूछता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा मेंटेन ही नहीं कर पाते कंसिस्टेंसी को, है ना। या फिर होता है कि भाई किसी दिन मोटिवेशन बहुत लो है, बहुत डाउन है, तो वो पढ़ाई नहीं करते उस दिन। तो what they should do to maintain the consistency and what you have done and whether you had been consistent or not? तुम कंसिस्टेंट? सर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कंसिस्टेंसी को आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है या ज्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आपको टारगेट थोड़ा बना के चलना है, पर पढ़ना जरूर है उस दिन। आपको डेली करंट अफेयर के थोड़ा बहुत तो पढ़ के चलना ही है। अगर आपको उस दिन पढ़ना नहीं है ज्यादा, या फिर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, पर मिनिमल जो इम्पोर्टेंट चीजें जैसे करंट अफेयर या कोई भी मॉक टेस्ट लगाना है, तो वो तो आपको करना ही करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना थ्रू आउट द जर्नी। राइट, मतलब कि कंसिस्टेंट हमें रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई हमारा मूड उस दिन कैसा है। परफेक्ट बात है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम डे की बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम डे पे जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे, तो एग्जाम हॉल में क्या तुम्हें प्रेशर फील हो रहा था? और अगर किसी बच्चे को प्रेशर फील होता है, अगर वो स्ट्रेस फील करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? व्हाट ही शुड डू? सर जनरली इस टाइम कंस्टिट्यूटिव सबका कोई पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है। पर सर थ्रू आउट द प्रोसेस जर्नी आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना एग्जाम टाइम में भी। अब जितना प्रेशर लोगे आपको उतना ही टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगी जीएटी के पेपर में, और जीएटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम टाइम में, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा rather than कि आप प्रेशर लोगे एग्जाम। वेरी नाइसली सेड। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम जीएटी की बात करते हैं, तो जीएटी में भाई हमारा टाइम का पूरा गेम होता है ये, एंड दैट इज वाई वी से कि भाई अगर आपको जीएटी में कॉन्फिडेंस चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। दैट इज वाई शॉर्ट नोट्स बनाने का सही समय कब है भाई? अब है। कंपाइलेशंस देखो जा करके, बड़ी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड पॉइंट्स के जो भी फॉर्मूलाज उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके उन कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते हुए चलो, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें लग रही है यार ये इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन करते हुए चलो। रीजनिंग में नंबर सीरीज को देख लो यार फटाफट से, है ना, उनके सारे ट्रिक्स वगैरह को नोट डाउन करते हुए चलो, बिकॉज यही चीज़ अब तुम्हारे आखिरी में काम आएंगी। एंड कॉन्फिडेंस, जैसा श्रेष्ठ ने बोला भाई पेपर के पहले कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैं डोमेन्स की बात करूँ वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट जीएटी में जहाँ पे हर एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होगा, चाहे वो करंट अफेयर हो गया, चाहे जीके हो गया, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, चाहे क्वांट्स हो गया, है ना, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है। वेरी वेल सेड। बात करते हैं मॉक्स की एक बार कि भाई मॉक का कैसा क्या रोल होता है, एंड आपने कितने मॉक्स दिए थे? सर मॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने मिनिमम 30 मॉक्स दिए थे लास्ट 1 या 2 मंथ में, क्योंकि सर मॉक्स की प्रैक्टिस से सर आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है जीके के पेपर में। और मॉक्स देने के साथ साथ मॉक्स के एनालिसिस भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक्स के एनालिसिस नहीं करोगे तो आप चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मिस्टेक नोट डाउन करनी है एक नोटबुक में, जिससे आपकी मिस्टेक जो है वो बार बार नहीं होगी, इंप्रूव होगी। और मॉक्स का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उनकी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पाती हैं। राइट। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि यार अगर आपने, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मिस्टेक नोटबुक वगैरह पता ही नहीं है, तो आपको मैं मिस्टेक नोटबुक बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी आप देखोगे हाई स्कोरर्स हैं भाई, सबके पास एक चीज़ होती है, वो है मिस्टेक नोटबुक। मॉक टेस्ट देना एक चीज़ है, मिस्टेक नोटबुक में उसकी एनालिसिस करके लिखना एक दूसरी चीज़ है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट सिर्फ दिया कोई फ़ायदा नहीं है, मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने उसके एनालिसिस करके मिस्टेक नोटबुक में आपने नहीं लिखा कि भाई आपने क्या क्या मिस्टेक्स वहाँ पे करी थी। तो मिस्टेक नोटबुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा श्रेष, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि तूने बताया कि तुम अभी जेएनयू में बीए कर रहे हो फ्रॉम पर्शियन,
तो JNU का कैंपस लाइफ कैसी है, थोड़ा सा बताना हमें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि JNU में जाना चाहते हैं एंड दे आर ड्रीमिंग अबाउट इट डे एंड नाइट, है ना। तो उसकी कैंपस लाइफ कैसी है एंड वहाँ पर का स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है? सर कैंपस लाइफ काफी अच्छी है, ग्रीनरी काफी अच्छी कैंपस में, काफी बड़ा कैंपस है और स्टूडेंट्स सीनियर्स और जूनियर्स में काफी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अगर जूनियर्स को काफी भी दिक्कत होती है तो सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं। देख रहे हो, फैकल्टी काफी सपोर्टिंग रहती है सर। अच्छा। कोई भी दिक्कत आती है तो फैकल्टी जरूर आपकी बात देखती है और मानती है। अच्छा, तो वैसे कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा खिलाता है JNU में? सर स्पोर्ट्स तो सारे के लिए जाते हैं, हर स्पोर्ट्स की यहाँ पे हर दूसरे वीक या कोई ना कोई कंपटीशन होता ही रहता है। हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पे, कैंपस काफी बड़ा है सर। भाई ये सुन के ना बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन आ जाएगा, अब वो मेहनत करेंगे, कहेंगे अब होगा कमबैक। बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स के अलावा सर और चीजें भी काफी डाइवर्सिटी है सर। अगर आपको डांस करना है या सिंगिंग करनी है, हर चीज में सर अपॉर्चुनिटी मिलती है JNU के अंदर। राइट। व्हाट इज द फीस क्राइटेरिया? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप अभी कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो अगर एक बच्चा जाना चाह रहा है JNU में, तो उसे लगभग उसके पूरे कोर्स के दौरान कितनी फीस उसकी लगभग लग जाएगी? लमसम उसे कितना थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए कि मेंटली कि भाई ये फीस लगने वाली है वहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि तुम वहाँ पे ऑलरेडी जी रहे हो वहाँ पे लाइफ, तो तुम उसे बढ़िया बता पाओगे वहाँ पे। सर फीस तो काफी मिनिमल है। लाइक मैंने अभी एडमिशन लिया था तो मेरी ट्यूशन फीस लाइक 260 या 270 गई थी, जो कि काफी मिनिमल है। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो पर मंथ मेस का खर्चा ही लेते हैं वो, लाइक 3000 to 4000 लेते हैं। तो अगर आप खुद के एक्सपेंसेस भी जोड़ दो तो 1 लाख से ऊपर तो जाता ही नहीं है आपका पूरे ग्रेजुएशन तक। आपका एक्सपेंसेस 1 लाख तो मोर देन इनफ है। और यहाँ पे सारी चीजें इनफ, सब बहुत चीप है, हर चीज की फैसिलिटी रहती है हर चीज की। तो भाई मतलब कि एक बात तो समझ लो यहाँ पे, अगर तुमने बढ़िया से अब मेहनत कर ली और अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो फीस काफ़ी मिनिमल होने वाली है, वरना तुम प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें पता है फिर क्या चीज़ें होती हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, अगेन अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गो इनटू द बिग यूनिवर्सिटीज लाइक DU, PHU एंड JNU। एंड सुरेश, अगर मैं एक बात पूछूं यहाँ पे कि व्हाट वुड बी योर मैसेज, कि मतलब क्योंकि अब मेनी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग विल वॉच यू इन दिस वीडियो, तुम उनके लिए ऑलरेडी इंस्पिरेशन बन चुके हो, तो व्हाट विल बी योर मैसेज की एक लाइन में अगर तुम बोलो कि व्हाट दे शुड डू फॉर द नेक्स्ट 40 or 45 डेज ताकि वो एक बढ़िया कॉलेज में पहुंच पाए? तो मेरा मैसेज सबको ये रहेगा, डोंट टेक प्रेशर। जनरली GAT ऐसा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स फैमिलियर नहीं होते, पर इसकी राइट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पैशन नहीं लेना, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना है। थ्रू आउट द जर्नी आपको कॉन्फिडेंट रहना अपनी जर्नी पे। जितना आप हार्ड वर्क करोगे आपको एग्जाम टाइम पे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। राइट, वेरी वेल सेड। बहुत ही बढ़िया सारे नाइसली आंसर्स कर रहे हैं सुरेश ने। एंड गाइज, अगर हम एक बात पूछें यहाँ पे आपसे कि अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट देख रहा है ना, एक एवरेज स्टूडेंट जो अभी इस पॉडकास्ट को देख के सोच रहा होगा कि यार ये भैया JNU पहुंच गए, काफ़ी बड़ी बात है, ये तो मेरे बस का है ही नहीं, तो तुम उसे क्या बोलना चाहोगे कि उस जो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो वहाँ पर जा सकता है, उसको लग रहा है कि मेरे तैयारी तो है ही नहीं इतनी, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम? सर आई वाज आल्सो एवरेज स्टूडेंट, मैं भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था, पर मैंने राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करी। कंसिस्टेंसी मैटर करती है सर। कंसिस्टेंसी जितने आप रहोगे, अगर आप दो महीने भी अगर पढ़ रहे हो विद कंसिस्टेंसी, वो काफी बेनिफिट देती है आपकी जर्नी में। और बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट फील नहीं हो रहा अपनी जर्नी में। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट भी बिल्कुल मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला एक, कि उस पॉइंट से ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है। इन्होंने बोला अभी कि भाई कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे बहुत ज़रूरी है कि भाई पहले आपके पास एक बहुत सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अगले 40 दिन में 45 दिन में क्या करने वाले हो। बिना स्ट्रैटेजी के कोई बच्चा आगे नहीं निकल सकता, कोई बच्चा बढ़िया स्कोर नहीं कर सकता बिना स्ट्रैटेजी के, क्योंकि आपको पता है भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, बट चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। उसको आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजाइज करना, ये आपका काम है इस वक्त। इसको करके फिर आप आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, वरना आप स्ट्रेस में रहोगे, इनकॉन्फिडेंट फील करोगे। एग्जाम तो दोगे, एफर्ट्स तो मारोगे, बट रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए एक सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सुरेश, आई थिंक दैट्स ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। तुम ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हो एंड लेट्स कैच अप समडे, ना। ओके, थैंक यू सर। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।